अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पे हम कैसे डेटाबेस बना सकते हैं और डेटाबेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एग्ज़ाम ऑन कर लेते हैं। एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल पे हम जाएंगे और एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और यहाँ पर मॉड्यूल MySQL को हम स्टार्ट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि MySQL का मॉड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं? हम प्रोसेस आईडी देखेंगे कि अगर MySQL को प्रोसेस आईडी मिल चुकी है तो इट मीन्स कि MySQL ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है तो उसे प्रोसेस आईडी दे दी जाती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि MySQL को प्रोसेस आईडी 828 मिल गई है। इट मीन्स कि इस वक्त MySQL हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाकर हम लिखें लोकल होस्ट और उसके बाद php my admin और एंटर कर दें। तो इसके बाद हम लोकल होस्ट php my admin, तो हम उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारी डेटाबेस मैनेज हो सकती है। हम अपाचे को भी स्टार्ट कर लेते हैं और अपाचे को स्टार्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं और एंटर करते हैं। क्योंकि ये जो अपाचे और MySQL हैं ये दोनों एग्जीक्यूट होने चाहिए। जब अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों को प्रोसेस आईडी मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद हम लोकल होस्ट और php my admin लिख के अपने php my admin में जा सकते हैं, जहाँ पे जाकर हम डेटाबेस को ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि डेटाबेस को हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डेटाबेसेस में जाएंगे और यहाँ पर हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएट डेटाबेस में जाकर मिसाल के तौर पर मैं डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट और क्रिएट। तो डेटाबेस क्रिएट हो गई। ये मैसेज आ रहा है कि डेटाबेस स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर ये सारी डेटाबेसेस की लिस्ट आ रही है। अब ये देखें, यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब इस स्टूडेंट की डेटाबेस को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि क्रिएट टेबल। तो हम यहाँ पर टेबल का नेम देंगे। मिसाल के तौर पर हम टेबल का नेम दे देते हैं रिज़ल्ट और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इस टेबल में आप कितने कॉलम्स चाहते हैं। जैसे कह लें कि इस टेबल में आप कितने एट्रीब्यूट्स चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम 3 एट्रीब्यूट रख लेते हैं, आईडी, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं और गो कर देते हैं। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और इंटरफेस आएगी। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स पे कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला एट्रीब्यूट बना लेते हैं आईडी को टाइप दे देते हैं हम इंटीजर और लेंथ हम रख लेते हैं 200। ये रेंज आप कोई भी रख सकते हैं, ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इससे आप कोई भी रेंज रख सकते हैं। जिस तरह मैंने आईडी की रेंज रख दी है 200। और इसी तरह एक और एट्रीब्यूट बना लेते हैं रोल नंबर और इसको भी इंटीजर, इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर ही रखते हैं और इसकी लेंथ भी हम सपोज रख लेते हैं 200। और नेम आईडी, रोल नंबर और यहाँ पर मार्क्स, एक और एट्रीब्यूट हम बना लेते हैं मार्क्स के नाम से और इसकी भी हम डाटा टाइप इंटीजर ही रख लेते हैं और लेंथ हम रख लेते हैं इसकी 200। अब यहाँ पर देखना ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू खुद ब खुद एक एक करके इंक्रीमेंट होती जाए। तो यहाँ पर आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ जिसकी वैल्यू 1 by 1 ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर AI ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन होता है। इस AI ऑटो इंक्रीमेंट को सिलेक्ट करें और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे तो सेव करने के बाद हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। सेव पे क्लिक किया तो हमारे डेटाबेस का टेबल क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर होम पे जाके देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट का डेटाबेस है और यहाँ पर जहाँ पर हमें स्टूडेंट का डेटाबेस नज़र आ रहा है वहीं पे एक टेबल भी है जिसका नाम है रिज़ल्ट।
अब इस रिज़ल्ट के टेबल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रिज़ल्ट का टेबल क्रिएट हो चुके हैं। ये स्टूडेंट हमारी डेटाबेस है और यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पे ये एज ए टेबल है। अब हम अगर इस टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह कि रोल नंबर। अच्छा, ये आईडी को हम कोई वैल्यू असाइन कर तो सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये अपनी वैल्यूज़ खुद ब खुद उठाएगी। तो हम रोल नंबर को कोई वैल्यू दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हम वैल्यू दे देते हैं 301 और मार्क्स हम डाल देते हैं 60 और हम गो कर देते हैं। क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर अब अगर हम टेबल को देखें तो टेबल के अंदर ये सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है कि ID 1, रोल नंबर 301 एंड मार्क्स 60। इस तरीके से हम टेबल के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक और वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट रोल नंबर हम रख लेते हैं 302 और मार्क्स हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 70 और गो पे क्लिक करते हैं तो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। और अगर हम टेबल पे जाके देखें तो एक और रो इंसर्ट हो गई है, ID 2, रोल नंबर 302 एंड मार्क्स आर 70। तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ हम चाहें कि हम डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर को एडिट करना चाहें, जिस तरह हमने मिसाल के तौर पर रोल नंबर को लिखा है रोल NO। अब मिसाल के तौर पर हम इसकी स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं तो हम स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर में जाकर हम दोबारा से इन एट्रीब्यूट्स की कंस्ट्रेंट्स को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर रोल नो है, रोल नंबर को हमने रोल नो लिखा है तो इसको सिलेक्ट करके चेंज पे जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि रोल नो है तो मैं बेशक इसे दोबारा स्ट्रक्चर में मैं जाऊंगा और रोल नो को मैं सिलेक्ट करूंगा और चेंज पे जाऊंगा और रोल नो को मैं क्या कर दूंगा NUMBER रोल नंबर और सेव कर दूंगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखें, अब जो हमारा टेबल है वो मॉडिफाई हो गया, यानी कि रोल नो के बजाय रोल नंबर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में जाके आप अपने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई रो डिलीट करनी हो तो आप कोई भी रो डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ID 1 वाली ये जो रो है, पहली रो, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट पे अगर क्लिक करूँ तो डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट, यस, ओके। तो क्या होगा कि ये रो डिलीट हो जाएगी। जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ जाके आप डिलीट पे क्लिक करें तो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ये तो हो गया जी डेटाबेस का स्ट्रक्चर और डेटाबेस में वैल्यूज़ का इंसर्ट करना। अब हमारे पास ये टेबल है रिज़ल्ट। अब अगर हम इस टेबल पे कोई क्यूरी चलाना चाहें तो हम SQL में जाएंगे। SQL में जाने के बाद यहाँ पर हम कोई भी क्यूरी लिख सकते हैं। जिस तरह के अगर मैं मिसाल के तौर पर कहूँ कि select static फ्रॉम रिज़ल्ट, तो और इसके बाद अगर मैं गो पे क्लिक कर दूँ तो क्यूरी चलेगी और उसके बाद क्यूरी अपनी आउटपुट दिखाएगी। अब मैंने क्यूरी चलाई है select static फ्रॉम रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के टेबल में जितनी भी रोज़ मौजूद थी वो सारी की सारी रोज़ व्यू हो गई। क्योंकि इस टेबल में एक रो थी इसलिए एक रो ही व्यू हुई है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर रिज़ल्ट के टेबल पे कोई और क्यूरी चलाता हूँ, SQL में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि select roll number फ्राम, और टेबल का नाम लिखते हैं select roll number फ्राम रिज़ल्ट और गो पे जाते हैं तो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और क्यूरी ने क्या डिस्प्ले किया, क्यूरी ने हमें सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही डिस्प्ले किया। क्यों? क्योंकि हमने क्यूरी में लिखा था कि सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के टेबल से सिर्फ और सिर्फ हमें रोल नंबर ही डिस्प्ले हुआ। तो इस तरह से PHP माई एडमिन में जाने के बाद हम SQL में जाने के बाद कोई भी क्यूरी लगा के उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हम अपनी डेटाबेस को
फ्यूचर के लिए सेव करके रख लें, तो हम अपनी डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके अपनी किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट, तो डेटाबेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पे गए। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद किस फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जैसे कि PDF, PHP एरे, XML, SQL। तो ये जो डेटाबेस हम एक्सपोर्ट करते हैं मोस्टली हम SQL में करते हैं। तो SQL सेलेक्ट करने के बाद हम गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस एक्सपोर्ट होकर हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि ये देखें student.sql, यहाँ पे ये डेटाबेस एक्सपोर्ट होकर आ गई है। अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास student.sql एक डेटाबेस है जो कि एक्सपोर्ट होकर हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि किसी भी डेटाबेस को इंपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट करने से पहले इसी डेटाबेस को हम अब इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले इसी स्टूडेंट डेटाबेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये डेटाबेस एक दफ़ा डिलीट हो जाए तो फिर इसी डेटाबेस की एक कॉपी जो कि मैंने अभी हार्ड डिस्क पे रखी है उसी को मैं इंपोर्ट करूँगा। अब ये हमारे पास स्टूडेंट की डेटाबेस, और इसको डिलीट करने के लिए मैं ऑपरेशन पे जाऊँगा और ड्रॉप द डेटाबेस, तो पूरे का पूरा डेटाबेस जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ कि हमारा जो डेटाबेस थी स्टूडेंट के नाम से, वो डेटाबेस डिलीट हो गई। अब यहाँ पर कोई भी डेटाबेस आप देखें तो स्टूडेंट के नाम से नज़र नहीं आ रही। इट मीन कि जो स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस थी वो डिलीट हो गई है। अब देखिए, हमने अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखी थी डेटाबेस student.sql के नाम से। अब ये हमारी बनी बनाई डेटाबेस है। इसको अगर हम अपनी phpMyAdmin में इंपोर्ट करें तो ये डेटाबेस वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। तो इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट पे जाते हैं और इंपोर्ट में जाने के बाद चूज़ फाइल, और चूज़ फाइल करने के बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स पे और student.sql को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट SQL हम रखेंगे क्योंकि SQL फॉर्मेट की फ़ाइल है और इसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी phpMyAdmin में। गो पे क्लिक किया तो क्या हुआ, एरर SQL क्यूरी नो डेटाबेस सिलेक्टेड। यहाँ पर एरर ये आ रहा है कि हमने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं की और हम इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने अभी फ़ाइल जो कि हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे, ये फ़ाइल जो थी ये टेबल की फॉर्म में थी। इसका मतलब ये है कि हमें डेटाबेस स्टूडेंट के नाम से पहले बनानी पड़ेगी। डेटाबेस में गए, क्रिएट डेटाबेस में जाके डेटाबेस का नाम रख दिया स्टूडेंट और क्रिएट कर दी डेटाबेस। यहाँ पर आ गई स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस। अब यहाँ पर टेबल नहीं है, अब इस टेबल को मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट, चूज़ फाइल और student.sql, ये हमारे पास एक टेबल है। इसको सिलेक्ट किया, इस टेबल को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट किया और गो पे गए। जैसे ही हम गो पे गए तो इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। अब यहाँ पर ये देखें ना, स्टूडेंट डेटाबेस में रिज़ल्ट का टेबल इंपोर्ट हो के आ गए। अब इस टेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस टेबल में सारे वो रिकॉर्ड मौजूद हैं जो कि हमारे पास पहले मौजूद थे। तो इस तरीके से हमारे पास जो कोई भी डेटाबेस है उसको हम एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं और कोई भी डेटाबेस का टेबल हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि phpMyAdmin में किस तरीके से PHP वेब पेजेस की मदद से हम डेटाबेस से वैल्यूज़ व्यू, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनिएगा।